नमस्कार, मैं हूं पंकज मिश्रा। पब्लिक ग्राउंड न्यूज में आपका स्वागत है। आज पब्लिक ग्राउंड के मंच पर हमारे इस जिले के पूर्व जिला अध्यक्ष, इसके अलावा अयोध्या में प्रभारी और प्रदेश में योजन सभा में बड़े पद पे काम कर चुके और अनुभव उनको राजनीतिक ज्यादा है, ऐसे बड़े नेता और जिनको फायर ब्रांड नेता भी यहाँ का माना जाता है, मिथिलेश त्रिपाठी हमारे साथ है। आज मिथिलेश त्रिपाठी से हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि आज की जो राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की और जो विपक्ष की राजनीति है, दोनों में क्या अंतर है। इसके अलावा 2027 और 2026 का पंचायत चुनाव किस ओर करवट लेने वाला है और इन लोगों की क्या मेहनत है और इन लोगों की जो ताकत है वो बढ़ी है या किसी राजनीति के वजह से गुटबंदी का शिकार हुई है जिले में। इन सभी विषयों पर हम इनसे बात करेंगे और इसके अलावा इनसे कुछ व्यक्तिगत जो इनके राजनीतिक जीवन पर सवाल हैं, आरोप हैं, उस पर भी हम इनसे सवाल पूछ के इनका जवाब जानेंगे। मिथिलेश जी नमस्कार, पब्लिक ग्राउंड न्यूज पे आपका स्वागत है। आप पब्लिक ग्राउंड न्यूज के सभी दर्शकों को हृदय से अभिनंदन करता हूं, विशेषकर आप पंकज जी का कि आपका महत्वपूर्ण समय आज आपने दिया है, तो आपकी तरफ से भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं और सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मिथिलेश जी, आप एक बड़े पद पे रहे, प्रदेश में बड़े पद पे रहे, उसके बाद आपका वापसी जिले में आना, जिले में क्या आपको उस जो प्रदेश में आपने रह करके काम किया, क्या जिले में उस सेवा का अवसर आपको मिला या आप उससे वंचित रह गए? देखिए, हम लोग तो वैचारिक रूप से विचार के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता हैं और हमारा विचार ही हमारे जीवन का उद्देश्य है और इस कारण से विद्यार्थी जीवन से काम करते हुए युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष रहा, फिर मैं जिले का महामंत्री बनाया गया, जिला अध्यक्ष रहा और अभी अयोध्या जिले का प्रभारी। तो निश्चित रूप से जो सरकार की योजनाएं हैं उसको नीचे धरातल पर ले जाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और उसमें संगठन अलग अलग प्रकार के दायित्व समय समय पर देता है और उस दायित्व के आधार पर हम लोग काम करने का निर्णय लेते हैं और उस आधार पर काम करते हैं। लेकिन एक आरोप विपक्ष का ये रहता है कि जो आप वादे कर रहे हैं, जो आप बता रहे हैं, धरातल पे ना वो योजनाएं हैं ना वो काम है, आपके जो दावे हैं वो हवा हवाई। देखिए, विपक्ष का काम ही है कि वो दावे को, सरकार की योजनाओं को कहता है कि पहुंचे नहीं है, लेकिन आज देश की आज़ादी के बाद पहली ऐसी सरकार है जिसने गांव, गरीब, किसान, नौजवान की चिंता की। पहली बार देश की आज़ादी के बाद नीचे तक सरकार की योजनाएं उसके किसान के खाते में, चाहे किसान सम्मान निधि का पैसा हो, चाहे गांव में शौचालय बनने की बात हो, आज गांव प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। और आप कल्पना करिए कि देश की आज़ादी के बाद ग्राम सचिवालय नहीं थे, हमारी सरकार ने 100% गांव में ग्राम सचिवालय बनाकर उस सम्मान को आगे बढ़ाया है। एक ही छत के नीचे किसान को, गांव के आम जनमानस को सभी समस्या का समाधान हो, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और सरकार भी निश्चित रूप से आने वाले समय में ये आप देखेंगे किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज अभी सरकार का नियम हम सबके लिए है कि खतौनी आप जमीन खरीदिए और तुरंत दर्ज हो जाएगी। नया नियम आया, अभी विधानसभा में प्रस्ताव पास हुआ। तो किसान जो हमारे संस्थापक हैं, जिसके विचार के रूप में हम लोग काम करते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनका कथन था कि हम लोग तब तक काम करेंगे जब तक अंतिम व्यक्ति का उत्थान न हो जाए। तो अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए हमारी सरकार संकल्पबद्ध है और हम सब लोग उस कार्य के लिए करने के लिए तत्पर हैं। मिथिलेश जी, लेकिन एक सबसे बड़ा ये भी सवाल उठता है, जहां आप तमाम दावे कर रहे हैं और सरकार के तमाम योजनाओं को जनता तक लाने की बात कर रहे हैं, वहीं पर आपको खाद के लिए, किल्लत के लिए 4 अधिकारियों को सस्पेंड करना पड़ता है जब पीडीए आपका घेराव करती है। देखिए, पीडीए का काम है घेराव करना, उनको राजनीति करनी है। हम राजनीति नहीं, हम सेवा के माध्यम से काम करने का संकल्प है। हम सब लोग खाद की किल्लत देख रहे हैं, मीडिया में भी खबर आ रही है कि आज यहाँ खाद के लिए लाइन लग रही है, लेकिन पिछले 8 सालों की सरकार में ये पहला ऐसा अवसर आया है कि खाद के लिए समस्या आ रही। कल हमने जिलाधिकारी महोदय जी से बात किया है, हमारी टीम ने, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी ने, हम सब लोग थे, इस विषय पर विस्तृत चर्चा की है। आप करिए, कल भी 1500 टन खाद आई है, आज फिर 1500 टन खाद सोसाइटी को पहुंच रही है, यानी 33,000 बोरी आज फिर पहुंच रही किसानों के खातों में। और पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 1.5 गुना ज्यादा खाद अभी तक वितरित हो चुकी है। तो निश्चित रूप से जो किसान भाई आपके माध्यम से सुन रहे हैं, उनसे आह्वान कर, खाद की कोई कमी नहीं है। केवल इतना ध्यान रखना कि हमको उसको स्टॉक अपने घरों में मत रखिए। कुछ किसान भाइयों से बातचीत में मुझे लग रहा था
कि वो कह रहे थे कि आलू की फसल जब आएगी तो खाद कम पड़ जाएगी, इसलिए पहले से डंप भी कर रहे हैं। इसलिए उन सबसे आग्रह है, खाद की कोई कमी नहीं है। कल भी 33,000 बोरी आई है, बट रही है। आज फिर 33,000 बोरी आ गई है, आज वो फिर बट रही है। खाद की कमी नहीं होगी और आने वाले दिनों में किसान के दरवाजे तक इस लाभ को पहुंचाने का संकल्प जो हमारी सरकार ली है, वो सोसाइटी के माध्यम से, अपने इफको केंद्रों के माध्यम से, और जो प्राइवेट खाद के दुकानदार हैं उनको भी खाद का कुछ हिस्सा उनको मिलेगा और इसकी जिम्मेदारी सरकार निभा रही है। तो निश्चित रूप से, लेकिन जो विरोध विपक्षी दल करते हैं वो जरा अपना इतिहास उठाकर देखें, उनके इतिहास में क्या क्या हो रहा था। 12 से 17 तक उत्तर प्रदेश में कैसी अराजकता की स्थिति थी, बहु बेटियां सुरक्षित नहीं थी, दिन दहाड़े उनका अपहरण कर लिया जाता था और ये सब जनता जानती हुई है। इसलिए जनता योगी और मोदी जी के साथ है, क्योंकि जिस घर का मुखिया ईमानदार होता है वो घर ठीक चलता है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, डंकी के चोट पर कह रहा हूँ और सीना ठोक कर कह रहा हूँ आपके सामने कि मेरे दोनों मुखिया ईमानदार हैं। न योगी जी को कुछ चाहिए न मोदी जी को चाहिए, केवल एक संकल्प है कि हर भारतवासी, हर प्रदेश का नागरिक सुख शांति और समृद्धि के साथ आगे बढ़े। इसका संकल्प लेके हमारा सरकार काम कर रही है। मोदी योगी पर अगर बात ना करके अगर हम नीचे स्तर पर बात करें तो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर आपके ही मंत्री, आपके ही विधायक, अभी आज एक वायरल वीडियो आ रहा है बलिया का, जिसमें आपकी ही पार्टी के सहयोगी दल ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के विधायक ने सीएससी के एक अधीक्षक को जो है उनके कार्यालय में हड़काया। इसको कैसे आप जिस दावे को कर रहे हैं, लेकिन उस दावे के बाद इसके विपरीत ये भी काम हो रहे हैं, उस पर लगाम कैसे लगेगी? देखिए, सरकार का काम शुचितापूर्ण है। हमारी 2017 में योगी जी की सरकार बनती है और सरकार ने सुनिश्चित किया, केवल पार्टी के ही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति जिसके साथ गलत होगा सरकार उसके साथ खड़े होकर काम करेंगे और उस कारण से भी हम लोग मिलकर निपटारे को दावे करेंगे और उस दावे के कारण से एक नई व्यवस्था, एक नए संकल्प के आधार पर विकास की गाथा लिखेंगे। कुछ मैनेजमेंट में या बातचीत के कमियों के दौरान में ये देखने को आ रहा था कि कहीं अधिकारी उनकी बातों को समझ नहीं पाए, बाद में समझने के बाद उसको ठीक करने का काम भी वही अधिकारी काम करते हैं। लेकिन बात को रखने का पक्ष की भी तरीके भी ठीक तरीके से हो, शांतिपूर्ण हो, सुचितापूर्ण हो। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर आप सही तरीके से सही रास्ते पर जाएंगे तो आप अपने उस लक्ष्य को, जिसके लिए आप संकल्प लेकर काम कर रहे हैं सेवा का, वो पूरा होगा। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है, सरकार की अगर बात करें और सरकार के अगर विपक्ष की बात करें, जो विपक्ष आपका इस समय है वो प्रदेश में आपको बार बार सदन से लेकर सड़क तक ललकार रहा है और आपकी योजनाओं को लेकर के जब सड़कों पर उतरता है तो उन्हीं फैसलों को आप वापस लेते हैं। आखिर कारण क्या है कि आप क्या अपने फैसलों पर विचार नहीं कर पाते हैं कि जो जनता पर आप थोपने जा रहे हैं वो सही है या गलत है? ऐसे कई पुराने मामले हैं, ऐसे कई सरकार की जो योजनाएं थी उसको आप लोगों ने फिर से वापस लिया है या कोर्ट के आदेश की वजह से वो बैक हुआ है। तो ये ऐसा क्यों होता है कि आप, क्या आपकी पार्टी के अंदर या आपकी सरकार के अंदर इन विषयों पर चर्चा नहीं होती है? इसके पीछे कारण क्या है कि उन चीजों को वापस लेना पड़ जाता है? देखिए, कुछ व्यक्तिगत बातें या सरकार की जो नीतियां हैं इस सदन में तय होती हैं और कैबिनेट में तय होती है। उसके आधार पर हम लोग अभी छोटे कार्यकर्ता हैं, तो सदन के निर्णय पर या जो सरकार कैबिनेट में तय करती है उस पर बहुत कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब सरकार को ये लगता है कि इसमें कुछ सुधार करना चाहिए तो सुधार की प्रक्रिया करते हैं, क्योंकि जब नए कानून बनाने होते हैं, नई व्यवस्था बनानी पड़ती है, तो एकाएक कुछ संशोधन नहीं हो सकता है। कभी लगता था कि इस विषय में आधार में ये संशोधन होना चाहिए था, पैन में ये संशोधन होना चाहिए, तो संशोधन की प्रक्रिया है और किसी विषय को लागू करें उसके दूरगामी लक्ष्य को लेकर तय करते हैं सरकार। ये नहीं केवल आज की हम अपनी सरकार की फैसिलिटी देखना चाहते हैं, आने वाले समय में जो हमारे नागरिक को आज जो सड़कें आप देख रहे हैं, जो जाल बन रहा है, केवल आज के भविष्य के लिए नहीं है, ये आने वाले 25-30 सालों के लिए जो बाईपास वगैरह बन रहे हैं वो आज की समस्या नहीं है। ये आने वाले 20-25 सालों के बाद जनसंख्या बढ़ेगी, उस पर सरकार विचार करके काम करती है। लेकिन जो सरकार फैसला लेती है वो दूरगामी नीतियों के कारण से होता है और वो दूरगामी नीति केवल ये है कि हम विकास के पथ पर आगे बढ़ेंगे तो समाज भी उससे जुड़ता जाए। आज समाज भी इसके कारण से कहीं न कहीं धारा से कट रहा है। इसलिए गांव, गरीब, किसान को जोड़कर एक नए भारत के निर्माण में हमारी भूमिका कैसी होनी चाहिए, इस पर हमारे देश के मुखिया और प्रदेश के मुखिया तय करते हैं। ठीक है,
ये बातें आपके और ये दावे जो हैं बिल्कुल कहीं न कहीं आपकी तरफ से जो किए जा रहे हैं, उसका असर दावे जो हैं बिल्कुल कहीं न कहीं आपकी तरफ से जो किए जा रहे हैं, उसका असर अम्बेडकर नगर जिले की 5 विधानसभा सीटों पर क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? देखिए, अम्बेडकर नगर कुछ जातिगत समीकरण, लेकिन सरकार ने भी, आप आकलन उठा के देखिए, मैं देख भी रहा था आकलन को, कि सरकार ने एक भी भेद नहीं किया है कि हमारे विधायक नहीं है, हमारे सांसद नहीं है, हमारे मंत्री नहीं है, तो इस जिले को योजना का लाभ न मिल जाए। लेकिन आप पूर्ववर्ती सरकार को देखेंगे तो जहां उनकी सरकार के लोग थे, जहां अखिलेश यादव जी का गृह जनपद था, जहां उनके सांसद थे डिम्पल जी या कोई भी व्यक्ति जो उस सरकार में थे, वो अपने अपने विकास की गाथा लिखते थे। लेकिन हमारी सरकार ने, और सर्व समाज के लिए, सभी जिलों के लिए समान नीतियां हैं। केवल अम्बेडकर नगर उससे छूटा नहीं है। सरकार की एक भी योजना ऐसी नहीं है कि जो दूसरे जिले में लागू हो और अम्बेडकर नगर में नहीं लागू हो। हम प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में पूरे उत्तर प्रदेश पे टॉप पर है, उत्तर प्रदेश नहीं देश में टॉप होंगे। यानी इतने लोगों के लिए आजीविका का साधन विकसित करने का संकल्प लिया। हम भेद के साथ नहीं कम करते, हम विकास को लेकर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। हमारे लिए कोई जाति के आधार पर राजनीति नहीं है। हम इस जाति के कारण से आपको लाभ मिलेगा, एक भी सरकार की योजना नहीं बता सकते कि इस जाति के कारण से आयुष्मान कार्ड इनको मिल गया, इनको नहीं मिला। लेकिन जाति इस जगह पे रोकना चाहेंगे मिथिलेश जी, आप जाति की बात कर रहे हैं। अगर जाति की ही बात को लेकर के चला जाए तो कटहरी के उपचुनाव में आप जाति के ही आधार पर निषाद जाति के ही व्यक्ति को आप चुनाव लड़ाते हैं, उम्मीदवार उतारते हैं। उसी जगह पे किसी अन्य जाति के व्यक्ति को क्यों नहीं आपने उतारा, अगर जाति वाला फैक्टर नहीं आपके पार्टी में है तो? नहीं, निषाद पार्टी, वहां से धर्मराज निषाद जी 3 बार विधायक रहे और उनके कारण से उनकी एक छवि थी, और छवि के कारण से पार्टी के हमारे बहुत नेता वहां तैयारी करते थे। पिछला भी, इससे पहले चुनाव भी निषाद पार्टी के खाते में गई थी सीट, तो हमारे अवधेश द्विवेदी जी चुनाव लड़े थे। उससे पहले भी 17 का चुनाव अवधेश द्विवेदी जी ने लड़े थे। तो ये जाति के आधार पर टिकट नहीं दिया। पिछली बार भी धर्मराज निषाद जी मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने जो राय शुमारी लिया, जो नीचे तक उसका फीडबैक आया होगा, उसके आधार पर निर्णय लिया है, और निर्णय के आधार पर जनता ने उस निर्णय को सर्वसम्मति से स्वीकार किया, और आज रिजल्ट सामने है, वहां जीत गए। विपक्ष ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी इस जिले में जो भी लोकसभा का टिकट हो या विधानसभा का हो, उसको सोच और विचार करके नहीं देती है, इसीलिए हार जाती है। और आपकी पार्टी के भीतर से भी ये आवाजें आती हैं। चाहे हम मुकुट बिहारी वर्मा की बात करें, उनको आप बाहर से ला करके लड़ाते हैं, जबकि वो प्रदेश में सहकारिता मंत्री के तौर पर उस समय थे, लेकिन आप वहीं पर अपने इस जिले के जो तैयारी कर रहे थे लोग, उनको आपने टिकट नहीं दिया था। यही हाल विधानसभा की थी, जिसको आपने उस सारे चैलेंज को पूरा नहीं किया या उन मानकों को नहीं पूरा किया जो मांग रहे थे। आपने बाहरी लोगों पर ला करके चुनाव लड़वाया, जिसकी वजह से आपको हार का मुंह देखना पड़ा। तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सूचना के बाद सोचना बंद कर देता है, और मुझे लगता है कि ऊपर का जो निर्देश होता है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने हृदय से स्वीकार करता है, और स्वीकार के कारण से हम एक लंबी टीम आज अम्बेडकर नगर में है। अब नीचे से उठाएंगे, किसी के पास उतनी बड़ी टीम नहीं है जितनी टीम भारतीय जनता पार्टी के पास है। कार्यकर्ताओं को स्नेह कर साथ, उनके साथ हम वेतन नहीं देते हैं, हम उनको पैसा नहीं देते हैं, हम उनको ठीका पट्टा नहीं देते हैं, उनको विचार के साथ जोड़कर भारत माता की सेवा करने का संकल्प देते हैं, इसलिए वो हमारे साथ जुड़े हैं। थोड़ा जब अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत की थी तो 2 सीट पर सांसद जी ने, आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। तो हम केवल एक दिन का लक्ष्य लेकर एक विधानसभा के लिए, एक लोकसभा के चुनाव के बारे में नहीं सोचते। हम आने वाले समय में हमारा परचम लहराए, इसलिए नींव को अपनी मजबूत कर रहे हैं। जिस घर की नींव जितनी मजबूत होगी, उस पर उतनी बड़ी बिल्डिंग का निर्माण होगा। तो आने वाले समय में अम्बेडकर नगर में उतनी ही बड़ी बिल्डिंग का निर्माण होने जा रहा है। आप देखेंगे आने वाले समय में सभी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव में जब जाएंगे तो जीत ही जीत नजर आएगी। लेकिन एक न्यू की जहां तक आप बात कर रहे हैं, तो जिले की न्यू जिले का संगठन होता है, और आज आपके यहाँ जो नामांकन उम्मीदवारों ने किया था जिलाध्यक्ष पद के लिए, उसी के रिजल्ट को आप नहीं ला सकते हैं, तो न्यू की मजबूती को कैसे माना जाए? देखिए, एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के आधार पर अभी उत्तर प्रदेश के 28 जिले बाकी, उन 28 जिलों में संगठन के चुनाव हुए हैं और उस पर मंथन जारी है। लेकिन अभी शीर्ष नेतृत्व का उन 28 जिलों पर निर्णय नहीं आया है। लेकिन जो भी निर्णय है वो पार्टी के साथ है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया वाली पार्टी है। यहाँ लोकतंत्र की मर्यादा के कारण से ही इतने लोग नामांकन के, जिनके मन में इच्छा थी कि मुझे जिलाध्यक्ष बनना है,
उन्होंने नामांकन किया और सबका नामांकन भी पार्टी ने स्वीकार किया और विचार के आधार पर, रायशुमारी के आधार पर ये तय करके आगे जो भी अध्यक्ष बनाएगी पार्टी के सारे कार्यकर्ता उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता स्वीकार करते हैं, सारी चीज करते हैं, लेकिन वहीं पर ऐसी क्या नौबत आ जाती है कि नामांकन के दिन मिथिलेश त्रिपाठी को ईंट से लेकर के ताला भी जिलाध्यक्ष पार्टी का कार्यालय अम्बेडकर नगर उसको खोलना भी पड़ता। ये नौबत क्यों आती है? देखिए, दो प्रक्रियाएं हैं इस आपके बीच में। ये पार्टी में जब से हमारी सरकार बनी 2017 में सिन्हा वर्मा जी थे, उनके साथ काम करते हुए कार्यकर्ता काम किए। फिर कपिल देव वर्मा जी अध्यक्ष होते हैं, उनके साथ पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं। फिर मैं जिला अध्यक्ष होता हूँ, मेरे साथ करते हैं। त्र्यंबक जी अध्यक्ष हुए, वो भी उनके साथ पार्टी उतनी ही तन्मयता के साथ कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। चुनाव की प्रक्रिया में कुछ लोग के मन में पीड़ा होती कि हमारा नहीं सुनवाई हुई, हमको बनना चाहिए, कुछ उनके समर्थक में रहते हैं। लेकिन जब निर्णय प्रक्रिया का रिजल्ट आएगा तो सब एक साथ हो जाते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की खूबी है और उस खूबी के आधार पर ही हम दुनिया के सबसे बड़े दल बने। इसलिए हमारे कार्यकर्ता के मन में विचार कहीं ऐसा आ जाए तो उस विचार के आधार पर किसी विषय को लेकर नाराजगी है तो हम सब बैठकर इस समस्या का समाधान करते हैं। हमारे यहाँ कोई फौजदारी का मुकदमा नहीं दर्ज होता है इसमें कि हमारे कार्यालय में हो गया तो मुकदमा दर्ज हो गया। हम उस निर्णय को स्वीकार करते हैं और एक दूसरे के बात को सुनकर निर्णय करते हैं और वही पारदर्शी व्यवस्था के आधार पर वो काम आगे बढ़ जाता है। लेकिन मिथिलेश जी, एक ये सवाल सबसे बड़ा है आपके ही अगर जवाब की बात करें, आपने कहा कि हम एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं, तो आखिर आप ऐसी स्थिति में रिंकल सिंह के साथ जो घटना हुई, महिला वो थी और महिला पदाधिकारी यहाँ की जिले की थी, और जब उन्होंने ब्रजलाल जो राज्यसभा के सांसद और भरे मंच पे उन्होंने जाकर के सेमिनार हॉल में जाकर के उनके पैर पे गिरकर न्याय की गुहार लगाई थी, उस समय आपके संगठन या आपकी पार्टी को या आपके इस एकता को क्या हो जाता है? देखिए, जो रिंकल सिंह जी का प्रकरण था उसमें दोनों उधर से भी कुछ लोग भाजपा के कार्यकर्ता ही पैरवी कर रहे थे और इन दोनों बातों को लेकर रिंकल जी की बात को भी मैंने सुना, बातचीत किया। उस दिन घटना राज्यसभा के सांसद के सामने किया गया, कहा उन्होंने, लेकिन उसकी बाद में घटना को पूरी जानकारी प्रदेश संगठन को दिया गया। प्रदेश संगठन ने पूरी विषय के मंथन के लिए चर्चा किया है और आगे उस पर भी निर्णय भी बाकी है, उस पर चर्चा चल रही है, उस पर भी निर्णय होगा और किसी के साथ कार्यकर्ता होगा तो अन्याय नहीं होगा। हमारे ही कार्यकर्ता दो भागों में दो तरफ से पैरवी कर रहे हैं तो निर्णय में देरी आएगी क्योंकि निर्णय ठीक करना है। इसलिए जहां निर्णय लंबित है उस पर ये समाप्त नहीं हो जाता है, वो निर्णय आगे हो सकता है, कुछ अच्छा होगा उसमें। ठीक है, अब 2-3 सवाल आपसे व्यक्तिगत जुड़े हुए हैं जो आपके ऊपर आरोप हैं। उन आरोपों की बात करें, आप जब जिलाध्यक्ष बने थे तो आपने कूट रचित साजिशों के साथ कपिल देव को हटा करके आप जिलाध्यक्ष बने थे, एक ऐसी चर्चा चली थी और ऐसे आरोप आप पर लगे थे। क्या ये सही है या गलत है? देखिए, आरोप तो गलत है। हम लोग साथ में काम करने, विद्यार्थी जीवन से ही काम किए हैं और मैं तो उनका महामंत्री रहा हूँ। उनको चुनाव लड़ना था जिला पंचायत का और पार्टी का निर्देश था कि जो चुनाव लड़ेंगे जिलाध्यक्ष उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। कपिल जी को पार्टी ने टिकट दिया और उन्होंने इस्तीफा गया, पद खाली है। उनके इस्तीफे के बाद मुझे पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने जिलाध्यक्ष बनाया था। इसलिए आपके माध्यम से समाज को और आपके जितने शुभचिंतक हैं, चैनल के मीडिया के शुभचिंतक हैं, उन सबको इस बात का है कि कपिल जी ने इस्तीफा दिया था, उसके बाद पार्टी ने मुझे जिलाध्यक्ष बनाया था क्योंकि पंचायत चुनाव लड़ना था। ऐसे प्रदेश के 7-8 जिलाध्यक्ष थे जिनको पंचायत का चुनाव लड़ना था और उन्होंने इस्तीफा दिया था। लेकिन इसी पे एक सवाल और आपसे पूछूंगा कि ये सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि जब स्वर्गीय शेष नारायण मिश्रा जी अयोध्या में वहां पे थे, वहां पर कपिल देव से जबरदस्ती इस्तीफा लिया गया था। इस सवाल पर या इस आरोप पर कितना दम है, उसको आज मिथिलेश त्रिपाठी सबके सामने बताएं। नहीं, ऐसा कोई आरोप में ऐसा नहीं था कि शेष नारायण जी ने उनसे जबरदस्ती इस्तीफा लिया था। इसमें तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का आदेश था कि जिनको भी चुनाव लड़ना है, जिला अध्यक्ष के पद पर है, उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। इसमें कोई जबरदस्ती नहीं थी, कोई ऐसा नहीं था कि किसी ने जबरदस्ती लिखाया गया, क्योंकि हमारी लोकतंत्र की प्रक्रिया और लोकतंत्र की प्रक्रिया में पार्टी ने ऐसा निर्णय किया था कि उसको ऐसा करना है, उसकी योग्यता क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसके आधार पर निर्णय होते हैं। पार्टी ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि जिनको भी चुनाव लड़ना है वो अपने पद से पहले इस्तीफा देंगे तब चुनाव लड़ेंगे, और इस कारण से कपिल देव ने ये इस्तीफा दिया था। और आने वाले समय में भी ये प्रक्रिया पार्टी के द्वारा रहती है। कुछ बातें जो शीर्ष नेतृत्व तक लंबित रहती हैं, हम उन्हें अवगत कराते हैं, उनकी बात को
वो हमारी बातों को सुनते हैं, उसको रिजल्ट आता है। अभी आप कानपुर की घटना में देखिए, सबको नोटिस गया। इसलिए पार्टी बहुत विचारपूर्ण, क्योंकि हमारा परिवार है, हम यहाँ किसी कार्यकर्ता को कुछ देते नहीं है, ये परिवारवादी के संपन्न से पार्टी है। सरकार ने भी, आप आकलन उठा के देखें, मैं देख भी रहा था आकलन को, कि सरकार ने एक भी भेद नहीं किया है कि हमारे विधायक नहीं है, हमारे सांसद नहीं है, हमारे मंत्री नहीं है, तो इस जिले को योजना का लाभ न मिल जाए। लेकिन आप पूर्ववर्ती सरकार को देखेंगे तो जहां उनकी सरकार के लोग थे, जहां अखिलेश यादव जी का गृह जनपद था, जहां उनके सांसद थे डिम्पल जी या कोई भी व्यक्ति जो सरकार में थे, वो अपने अपने विकास की गाथा लिखते थे। लेकिन हमारी सरकार ने, और सर्व समाज के लिए, सभी जिलों के लिए समान नीतियां हैं। केवल अम्बेडकर नगर उससे छूटा नहीं है। सरकार की एक भी योजना ऐसी नहीं है कि जो दूसरे जिले में लागू हो और अम्बेडकर नगर में नहीं लागू हो। हम प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में पूरे उत्तर प्रदेश पे टॉप पर है। उत्तर प्रदेश नहीं, देश पे टॉप होंगे। यानी इतने लोगों के लिए आजीविका का साधन विकसित करने का संकल्प लिया। हम भेद के साथ नहीं कम करते, हम विकास को लेकर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। हमारे लिए कोई जाति के आधार पर राजनीति नहीं है। हम इस जाति के कारण से आपको लाभ मिलेगा, एक भी सरकार की योजना नहीं बता सकते कि इस जाति के कारण से आयुष्मान कार्ड इनको मिल गया, इनको नहीं मिला। लेकिन जाति इस जगह पे रोकना चाहेंगे मिथिलेश जी, आप जाति की बात कर रहे हैं। अगर जाति की ही बात को लेकर के चला जाए तो कटहरी के उपचुनाव में आप जाति के ही आधार पर निषाद जाति के ही व्यक्ति को आप चुनाव लड़ाते हैं, उम्मीदवार उतारते हैं। उसी जगह पे किसी अन्य जाति के व्यक्ति को क्यों नहीं आपने उतारा, अगर जाति वाला फैक्टर नहीं आपके पार्टी में है तो? नहीं, निषाद पार्टी, वहां से धर्मराज निषाद जी 3 बार विधायक रहे और उनके कारण से उनकी एक छवि थी, और छवि के कारण से पार्टी के हमारे बहुत नेता वहां तैयारी करते थे। पिछला भी, इससे पहले चुनाव भी निषाद पार्टी के खाते में गई थी सीट, तो हमारे अवधेश द्विवेदी जी चुनाव लड़े थे। उससे पहले भी 17 का चुनाव अवधेश द्विवेदी जी ने लड़े थे। तो ये जाति के आधार पर टिकट नहीं दिया। पिछली बार भी धर्मराज निषाद जी मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने जो राय शुमारी लिया, जो नीचे तक उसका फीडबैक आया होगा, उसके आधार पर निर्णय लिया है, और निर्णय के आधार पर जनता ने उस निर्णय को सर्वसम्मत से स्वीकार किया, और आज रिजल्ट सामने है, वहां जीत गए। विपक्ष ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी इस जिले में जो भी लोकसभा का टिकट हो या विधानसभा का हो, उसको सोच और विचार करके नहीं देती है, इसीलिए हार जाती है। और आपकी पार्टी के भीतर से भी ये आवाजें आती हैं। चाहे हम मुकुट बिहारी वर्मा की बात करें, उनको आप बाहर से ला करके लड़ाते हैं, जबकि वो प्रदेश में सहकारिता मंत्री के तौर पर उस समय थे। लेकिन आप वहीं पर अपने इस जिले के जो तैयारी कर रहे थे लोग, उनको आपने टिकट नहीं दिया था। यही हाल विधानसभा की थी, जिसको आपने उस सारे चैलेंज को पूरा नहीं किया या उन मानकों को नहीं पूरा किया जो मांग रहे थे। आपने बाहरी लोगों पर ला करके चुनाव लड़वाया, जिसकी वजह से आपको हार का मुंह देखना पड़ा। तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सूचना के बाद सोचना बंद कर देता है, और मुझे लगता है कि ऊपर का जो निर्देश होता है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने हृदय से स्वीकार करता है, और स्वीकार के कारण से हम एक लंबी टीम आज अम्बेडकर नगर में है। अब नीचे से उठाएंगे, किसी के पास उतनी बड़ी टीम नहीं है जितनी टीम भारतीय जनता पार्टी के पास है। कार्यकर्ताओं को स्नेह कर साथ, उनके साथ हम वेतन नहीं देते हैं, हम उनको पैसा नहीं देते हैं, हम उनको ठीका पट्टा नहीं देते हैं, उनको विचार के साथ जोड़कर भारत माता की सेवा करने का संकल्प देते हैं, इसलिए वो हमारे साथ जुड़े हैं। थोड़ा पराजय जब अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत की थी तो 2 सीट पर सांसद जी। आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, तो हम केवल एक दिन का लक्ष्य लेकर एक विधानसभा के लिए, एक लोकसभा के चुनाव के बारे में नहीं सोचते। हम आने वाले समय में हमारा परचम लहराए, इसलिए नींव को अपनी मजबूत कर रहे हैं। जिस घर की नींव जितनी मजबूत होगी, उस पर उतनी बड़ी बिल्डिंग का निर्माण होगा। तो आने वाले समय में अम्बेडकर नगर में उतनी ही बड़ी बिल्डिंग का निर्माण होने जा रहा है। आप देखेंगे आने वाले समय में सभी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव में जब जाएंगे तो जीत ही जीत नजर आएगी। लेकिन एक न्यू की जहां तक आप बात कर रहे हैं, तो जिले की न्यू जिले का संगठन होता है, और आज आपके यहाँ जो नामांकन उम्मीदवारों ने किया था जिलाध्यक्ष पद के लिए, उसी के रिजल्ट को आप नहीं ला सकते हैं, तो न्यू की मजबूती को कैसे माना जाए? देखिए, एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के आधार पर अभी उत्तर प्रदेश के 28 जिले बाकी हैं। उन 28 जिलों में संगठन के चुनाव हुए हैं और उस पर मंथन जारी है, लेकिन अभी शीर्ष नेतृत्व का उन 28 जिलों पर निर्णय नहीं आया है। लेकिन जो भी निर्णय है वो पार्टी के साथ है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया वाली पार्टी है। यहाँ लोकतंत्र की मर्यादा के कारण से ही इतने लोग नामांकन किए, जिनके मन में इच्छा थी कि मुझे जिलाध्यक्ष बनना है, उन्होंने नामांकन किया और सबका नामांकन भी पार्टी ने स्वीकार किया, और विचार के आधार पर
रायशुमारी के आधार पर ये तय करके आगे जो भी अध्यक्ष बनाएगी, पार्टी के सारे कार्यकर्ता उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता स्वीकार करते हैं, सारी चीज करते हैं, लेकिन वहीं पर ऐसी क्या नौबत आ जाती है कि नामांकन के दिन मिथिलेश त्रिपाठी को ईंट से लेकर के ताला भी जिलाध्यक्ष पार्टी का कार्यालय अम्बेडकर नगर उसको खोलना भी पड़ता। ये नौबत क्यों आती है? देखिए, दो प्रक्रियाएं हैं इस आपके बीच में। ये पार्टी में जब से हमारी सरकार बनी 2017 में, सिनाई वर्मा जी थे, उनके साथ काम करते हुए कार्यकर्ता काम किए। फिर कपिल देव वर्मा जी अध्यक्ष होते हैं, उनके साथ पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं। फिर मैं जिला अध्यक्ष होता हूँ, मेरे साथ करते हैं। त्र्यंबक जी अध्यक्ष हुए, वो भी उनके साथ पार्टी उतनी ही तन्मयता के साथ कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। चुनाव की प्रक्रिया में कुछ लोग के मन में पीड़ा होती कि हमारा नहीं सुनवाई हुई, हमको बनना चाहिए, कुछ उनके समर्थक में रहते हैं। लेकिन जब निर्णय प्रक्रिया का रिजल्ट आएगा तो सब एक साथ हो जाते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की खूबी है, और उस खूबी के आधार पर ही हम दुनिया के सबसे बड़े दल बने। इसलिए हमारे कार्यकर्ता के मन में विचार कहीं ऐसा आ जाए तो उस विचार के आधार पर किसी विषय को लेकर नाराजगी है तो हम सब बैठकर इस समस्या का समाधान करते हैं। हमारे यहाँ कोई फौजदारी का मुकदमा नहीं दर्ज होता है इसमें कि हमारे कार्यालय में हो गया तो मुकदमा दर्ज हो गया। हम उस निर्णय को स्वीकार करते हैं और एक दूसरे के बात को सुनकर निर्णय करते हैं, और वही पारदर्शी व्यवस्था के आधार पर वो काम आगे बढ़ जाता है। लेकिन मिथिलेश जी, एक ये सवाल सबसे बड़ा है आपके ही अगर जवाब की बात करें, आपने कहा कि हम एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं, तो आखिर आप ऐसी स्थिति में रिंकल सिंह के साथ जो घटना हुई, महिला वो थी और महिला पदाधिकारी यहाँ की जिले की थी, और जब उन्होंने ब्रजलाल जो राज्यसभा के सांसद और भरे मंच पे उन्होंने जाकर के सेमिनार हॉल में जाकर के उनके पैर पे गिरकर न्याय की गुहार लगाई थी, उस समय आपके संगठन या आपकी पार्टी को या आपके इस एकता को क्या हो जाता है? देखिए, जो रिंकल सिंह जी का प्रकरण था उसमें दोनों उधर से भी कुछ लोग भाजपा के कार्यकर्ता ही पैरवी कर रहे थे, और इन दोनों बातों को लेकर रिंकल जी की बात को भी मैंने सुना, बातचीत किया। उस दिन घटना राज्यसभा के सांसद के सामने किया गया, कहा उन्होंने, लेकिन उसकी बाद में घटना को पूरी जानकारी प्रदेश संगठन को दिया गया। प्रदेश संगठन ने पूरी विषय के मंथन के लिए चर्चा किया है, और आगे उस पर भी निर्णय भी बाकी है, उस पर चर्चा चल रही है, उस पर भी निर्णय होगा। और किसी के साथ कार्यकर्ता होगा तो अन्याय नहीं होगा। हमारे ही कार्यकर्ता दो भागों में दो तरफ से पैरवी कर रहे हैं तो निर्णय में देरी आएगी, क्योंकि निर्णय ठीक करना है। इसलिए जहां निर्णय लंबित है उस पर ये समाप्त नहीं हो जाता है, वो निर्णय आगे हो सकता है, कुछ अच्छा होगा उसमें। ठीक है, अब 2-3 सवाल आपसे व्यक्तिगत जुड़े हुए हैं जो आपके ऊपर आरोप हैं। उन आरोपों की बात करें, आप जब जिलाध्यक्ष बने थे तो आपने कूट रचित साजिशों के साथ कपिल देव को हटा करके आप जिलाध्यक्ष बने थे, एक ऐसी चर्चा चली थी और ऐसे आरोप आप पर लगे थे। क्या ये सही है या गलत है? देखिए, आरोप तो गलत है। हम लोग साथ में काम करने, विद्यार्थी जीवन से ही काम किए हैं, और मैं तो उनका महामंत्री रहा हूँ। उनको चुनाव लड़ना था जिला पंचायत का, और पार्टी का निर्देश था कि जो चुनाव लड़ेंगे जिलाध्यक्ष उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। कपिल जी को पार्टी ने टिकट दिया और उन्होंने इस्तीफा गया, पद खाली है। उनके इस्तीफे के बाद मुझे पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने जिलाध्यक्ष बनाया था। इसलिए आपके माध्यम से समाज को और आपके जितने शुभचिंतक हैं, चैनल के मीडिया के शुभचिंतक हैं, उन सबको इस बात का है कि कपिल जी ने इस्तीफा दिया था, उसके बाद पार्टी ने मुझे जिलाध्यक्ष बनाया था, क्योंकि पंचायत चुनाव लड़ना था। ऐसे प्रदेश के 7-8 जिलाध्यक्ष थे जिनको पंचायत का चुनाव लड़ना था, और उन्होंने इस्तीफा दिया था। लेकिन इसी पे एक सवाल और आपसे पूछूंगा कि ये सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि जब स्वर्गीय शेष नारायण मिश्रा जी अयोध्या में वहां पे थे, वहां पर कपिल देव से जबरदस्ती इस्तीफा लिया गया था। इस सवाल पर या इस आरोप पर कितना दम है, उसको आज मिथिलेश त्रिपाठी सबके सामने बताएं। नहीं, ऐसा कोई आरोप ऐसा नहीं था कि शेष नारायण जी ने उनसे जबरदस्ती इस्तीफा लिया था। इसमें तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का आदेश था कि जिनको भी चुनाव लड़ना है, जिला अध्यक्ष के पद पर है, उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। इसमें कोई जबरदस्ती नहीं थी, कोई ऐसा नहीं था कि किसी ने जबरदस्ती लिखाया गया, क्योंकि हमारी लोकतंत्र की प्रक्रिया और लोकतंत्र की प्रक्रिया में पार्टी ने ऐसा निर्णय किया था कि उसको ऐसा करना है, उसकी योग्यता क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसके आधार पर निर्णय होते हैं। पार्टी ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि जिनको भी चुनाव लड़ना है वो अपने पद से पहले इस्तीफा देंगे, तब चुनाव लड़ेंगे, और इस कारण से कपिल देव ने ये इस्तीफा दिया था। और आने वाले समय में भी ये प्रक्रिया पार्टी के द्वारा रहती है। कुछ बातें जो शीर्ष नेतृत्व तक लंबित रहती हैं, हम उन्हें अवगत कराते हैं, उनकी बात को, वो हमारी बातों को सुनते हैं, उसको रिजल्ट आता है।
अभी आप कानपुर की घटना में देखिए, सबको नोटिस गया। इसलिए पार्टी बहुत विचारपूर्ण, क्योंकि हमारा परिवार है, हम यहाँ किसी कार्यकर्ता को कुछ देते नहीं है। ये परिवारवादी के संपन्न से पार्टी है। प्रत्येक व्यक्ति को हम अपना परिवार मानते हैं। एक एक कार्यकर्ता इस परिवार का सदस्य है। इसलिए जब परिवार के सदस्य बड़े होंगे तो जहाँ बर्तन रहते हैं कुछ बचते ही हैं। इसलिए जहाँ ऐसी निर्णय आती है वहाँ शीर्ष देना पड़ेगा। इसमें कोई जबरदस्ती नहीं थी, कोई ऐसा नहीं था कि किसी ने जबरदस्ती लिखाया गया, क्योंकि हमारी लोकतंत्र की प्रक्रिया और लोकतंत्र की प्रक्रिया में पार्टी ने ऐसा निर्णय किया था कि उसको ऐसा करना है, उसकी योग्यता क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसके आधार पर निर्णय होते हैं। पार्टी ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि जिनको भी चुनाव लड़ना है वो अपने पद से पहले इस्तीफा देंगे, तब चुनाव लड़ेंगे। और इस कारण से कपिल देव ने ये इस्तीफा दिया था। और आने वाले समय में भी ये प्रक्रिया पार्टी के द्वारा रहती है। कुछ बातें जो शीर्ष नेतृत्व तक लंबित रहती हैं, हम उन्हें अवगत कराते हैं, उनकी बात को, वो हमारी बातों को सुनते हैं, उसको रिजल्ट आता है। अभी आप कानपुर की घटना में देखिए, सबको नोटिस गया। इसलिए पार्टी बहुत विचारपूर्ण, क्योंकि हमारा परिवार है, हम यहाँ किसी कार्यकर्ता को कुछ देते नहीं है। ये परिवारवादी के संपन्न से पार्टी है। प्रत्येक व्यक्ति को हम अपना परिवार मानते हैं। एक एक कार्यकर्ता इस परिवार का सदस्य है। इसलिए जब परिवार के सदस्य बड़े होंगे तो जहाँ बर्तन रहते हैं कुछ बचते ही हैं। इसलिए जहाँ ऐसी निर्णय आती है वहाँ शीर्ष नेतृत्व और जो वहाँ पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं उसको मिलकर समस्या का समाधान करते हैं। अच्छा, आपकी ही अगर बात माने तो इससे एक सवाल ये भी निकल के आता है, अगर आपने आवेदन तो किया ही है जिलाध्यक्ष पद के लिए, इस बार भी आप जिलाध्यक्ष बन जाते हैं, तो ऐसी भी चर्चाएं हैं कि आप जलालपुर से विधानसभा का टिकट भी चाहते हैं और 2027 की विधानसभा में आप जलालपुर से लड़ना भी चाहते हैं। तो क्या ऐसी जब स्थिति बनती या संगठन आपको उस लायक समझेगा तो क्या आप फिर से जो है जिलाध्यक्ष पद के लिए इस्तीफा देंगे, या आप जलालपुर के टिकट को, आप दोनों में से आपकी प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, हमने पहले ही कह दिया था, हम लोग कार्यकर्ता हैं और संगठन का निर्णय हम सबके लिए मान्य होता है। इसलिए जब पार्टी की जो सूचना आएगी उस सूचना के आधार पर काम करना है। अपना दिमाग नहीं लगाते हम सब, इसलिए सूचना के बाद सोचना बंद करना है। मैं बार बार कहता हूँ, कार्यकर्ताओं से ऊपर का जो निर्देश है उसको नीचे पालन कराने का काम हम। अभी आदरणीय मोदी जी का जन्मदिन आ रहा है 17 सितंबर से, तो सेवा सप्ताह चलेंगे। मैं प्रतिवर्ष जलालपुर में एक कार्यक्रम करता हूँ राजनीतिक क्षेत्र के नाते, तो वो कार्यक्रम मैं करने वाला हूँ। एक बड़ा भव्य कार्यक्रम, हेल्थ मेला, स्वास्थ्य मेला लगाते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं। तो सेवा के माध्यम के आधार पर काम करने का संकल्प है। और विधानसभा की बात तो पार्टी का निर्णय है कि पार्टी किसको टिकट देती है। पार्टी जिसको टिकट देगी, पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उसके साथ लड़कर चुनाव में कमल खिलाने के लिए संकल्पबद्ध है। लेकिन एक चर्चा ये भी बड़ी जोरों शोरों पे रहती है और ये आम जनमानस में भी चर्चा रहती है, राजनीतिक लोगों की बात ना करें तो भी, कि जो जिस सेवा भाव की आप बात कर रहे हैं, जिस तमाम कार्यक्रमों की आप बात कर रहे हैं, वो आलापुर विधानसभा में क्यों नहीं, जलालपुर में ही मिथिलेश त्रिपाठी क्यों मेहनत कर रहे हैं? देखिए, मैंने अपनी एक कर्मभूमि बनाई है, वो जलालपुर ही है। और मैं तो जिले के सभी 5 विधानसभाओं में सम्मान दृष्टि से काम करता हूँ, जाता हूँ लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं के दुख सुख में, और इस सेवा का संकल्प लेकर आया। तो एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि इस क्षेत्र में अपने आप को स्थापित करना है। तो जलालपुर मेरी कर्मभूमि है। अभी मैं इसको कर्मभूमि बनाकर आने वाले समय के लिए तैयार कर रहा हूँ। जब भी पार्टी अवसर देगी तो एक अपना वजूद होना चाहिए, उस वजूद की तैयारी और नीचे है, इसलिए वहाँ काम करने का ज़्यादा दिला उठाया है। वैसे आलापुर में मैंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को गोद लिया है, वहाँ शहीद स्मारक का निर्माण कराया है जनता के सहयोग से, और उसको अभी 100 शैय्या हॉस्पिटल की तैयारी चल रही है। एक कायाकल्प आलापुर विधानसभा में रामनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए भी प्रार्थना पत्र हमारा लंबित है, मुख्यमंत्री जी के यहाँ पहुँच गया है। हम शीघ्र मिलकर उसको 100 शैय्या हॉस्पिटल कराएंगे। जिले में जहाँ विकास की गति रुकेगी वहाँ हम लोग भी प्रयास करेंगे। जो जनप्रतिनिधि वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार खबरें आ रही हैं, उसके आधार पर हम लोग भी नीचे पीछे रहकर उनके आधार पर काम करने का संकल्प लिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल है और वो आपकी पार्टी से और विपक्ष के पीडीए की अगर बात करें उससे जुड़ा हुआ है। विधानसभा में योगी जी की तारीफ पूजा पाल ने किया, उनको पार्टी ने निष्कासित कर दिया। क्या पूजा पाल के विषय पर आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से वो इस्तीफा हुआ या उनका निष्कासन हुआ, या जिस तरीके से वो अखिलेश यादव के ऊपर आरोप लगा रही हैं कि उनके जान को भी खतरा है, सोशल मीडिया के जरिए बातें आ रही हैं, इस पर आपको क्या कहना है? क्योंकि ये महिला का मामला है और आपकी सरकार और आपकी पार्टी लगातार महिला सशक्तिकरण की और सुरक्षा की बात करती है, तो क्या पूजा पाल को भी महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा के माध्यम से उनको सुरक्षा दी जाएगी, या उनको पार्टी
वोट बैंक की साधने की वजह से उनको जो है बैकअप दे रही है। इस पे जो इस तरह का चर्चा चल रहा है, पीडीए भी यही कह रहा है और आपकी पार्टी में भी इस तरह के तमाम लोग चर्चा कर रहे हैं। देखिए बातों में क्या दम है और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? समाजवादी पार्टी पूरे समाज में फूट डालकर अपना राज स्थापित करना चाहती है। आप कल्पना करिए, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन आपको छोटी सी घटना बता रहा हूँ। 2017 में हमारी सरकार बनी और मैं लखनऊ के सलमा टी स्टॉल पे चाय पी रहा था अपने मित्रों के साथ। समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता, राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी, उन्होंने मुझसे कहा कि मिथिलेश जी कहाँ ठीका पड़ता चल रहा है। मैंने कहा अभी तो हम लोग वृक्षारोपण अभियान चला रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा अभियान बनाने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, 10 साल बाद ये पेड़ तैयार होंगे तो मैं काट कर, हमारी सरकार आएगी, हम लोग काट के बेच लेंगे। तो मैंने उनसे एक बात कही थी कि हम लोग दीनदयाल जी को पढ़कर लंबे समय के बाद सत्ता में आए हैं। हमारा विजन है कि हम दीनदयाल जी के जो लक्ष्य थे, जो संकल्प थे, उसको नीचे पूरा करेंगे। अब आप 10 साल स्वयं मान रहे हो कि मेरी सरकार नहीं आएगी, तो आप ये कल्पना करिए कि 10 साल आप लोहिया जी को पढ़ लीजिए, कि लोहिया की कर्मभूमि जहाँ हम बैठे हैं। मैंने उनसे कहा था लखनऊ में कि आप लोहिया जी को अब 10 साल तो पढ़िए कि लोहिया जी के विचार क्या थे, उनके संस्कार थे क्या थे। आज समाजवादी पार्टी किस रास्ते पर खड़ी और किस व्यक्ति की बात वो करती है? केवल समाज को तोड़ फोड़ कर अपनी राजनीति की सत्ता को बचाने की जद्दोजहद में। इसलिए जनता ये सब जानती है और जनता इसीलिए इनको सत्ता से दूर की है और आने वाले 20 साल तक अभी इस सत्ता में नहीं आने वाले हैं। ऐसे फड़फड़ाएंगे जिससे चिड़िया को, मछली को पानी से निकाल दिया जाता है और तड़प कर मर जाती है, ऐसे ही वो लोग सत्ता से दूर हो तो उनके अंदर तड़पड़ाहट है, उनके अंदर झंझनाहट है और इस झंझनाहट के कारण से वो बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आव साव बोल रहे हैं। उनको इस बात का भूल गए कि लोहिया जी क्या कहते थे। इसलिए लोहिया जी के विचार को अपनाएं, सत्ता से दूर उनको पढ़ें और समाज को परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ें। लेकिन उसके बाद भी 400 पार वाला जो आपका नारा था, इसके बाद भी समाजवादी पार्टी आपके इसी प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीट लेकर के आती है। तो क्या इसको जो है आवाओं साओं, अगर आपका जो बयान, अगर हम उसकी बात करें या उनकी दिशा को गलत बता जो आप कह रहे हैं, उसके बाद भी ये स्थिति हो रही, तो कहाँ चूक हो जा रही है? ये चूक तो देखिए, परिवर्तन में अब जनता का माहौल, अब किसी को विषय को उठा के वो माहौल में उतर जाए और उस माहौल के आधार पे जनता को भी इस बात को ध्यान देना चाहिए कि कौन किसके दुख सुख में है। आप कल्पना करिए, उसकी 2017 के बाद आज 2027 आने वाला है। 10 साल उनके विचार में था कि हमारी सरकार नहीं आएगी। उनके लोगों ने तय कर लिया था कि हम सरकार में नहीं रहेंगे 10 साल। लेकिन मैं कह रहा हूँ आने वाले 10-20 साल तक भी वो सत्ता में नहीं आने वाले। जो जनता कभी को मूर्ख बना लेते हैं, जनता को बरगला लेते हैं, जो जनता पे राज कर लेंगे, तो जनता सब समझती है, क्योंकि गांव, गरीब और किसान का उत्थान केवल मोदी जी और योगी जी के हाथों में नहीं था। इसलिए आने वाले समय में भी जनता पढ़ी लिखी है, जागरूक है, वो उनको कोई मूर्ख नहीं बना सकता है। इसलिए वो स्वयं विवेक के साथ कौन गांव के किसान के उत्थान के लिए कर रहा है, कौन गरीबों के मकान बनवा रहा है, कौन उनको वृद्धा, विकलांग, दिव्यांग पेंशन बढ़ा कर दे रहा है, कौन उनकी गरीब बेटी की शादी कर रहा है, ये सरकार, जनता सब जानती है। इसलिए सरकार गांव गरीब के उत्थान का जो संकल्प है उसको बनाने का प्रयास है। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बने, इस विचार को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद मिथिलेश जी। तो ये थे मिथिलेश त्रिपाठी जी और इन्होंने सभी सवालों का जवाब बड़ी बेबाकी से दिया और प्रदेश से लेकर के, और इस समय जो मंडल अयोध्या मंडल की ये प्रभारी भी हैं, साथ ही जिलाध्यक्ष का जो इनके पास पद था उस समय इन्होंने बहुत अच्छे से अपना कार्यकाल भी चलाया था और उस दौरान भी छिटपुट अगर बातों को छोड़ करके देखा जाए तो इनका कार्यकाल बेहतर तरीके से रहा। लेकिन आने वाले समय में जो इनके दावे हैं, 2027 की बात करें या पंचायत चुनाव की बात करें, वो इनके दावे कितने सच होंगे ये आने वाला समय ही बताएगा। पंकज मिश्रा, पब्लिक ग्राउंड न्यूज, अंबेडकर नगर से। ले लिया वो सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं।